हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जो है कर रहे हो। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम फिजिक्स का जो हमारा यूपी बोर्ड का 10वां लेसन है, तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स के बारे में आज हम कंप्लीट जानने वाले हैं। ये 1 शॉर्ट का वीडियो है जिसमें जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, इस लेसन से सभी इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, इस लेसन से अगर अभी आप तक आपने कुछ नहीं तैयार किया है तो आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप लगभग सारे क्वेश्चन को करके आएंगे। चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये आपको कैसा लगा। चलिए, हमारा जो लेसन है तरंग प्रकाश की, तो तरंग प्रकाश की में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। सबसे पहले तरंगाग्र पूछा जाता है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं और प्रकाश स्रोत के आधार पर इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रकाश स्रोत के आधार पर इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले तरंगाग्र किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्रकाश स्रोत के आधार पर इसे कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो तरंगाग्र की परिभाषा की अगर हम बात करें, तो अगर हम तरंगाग्र की बात करें, यदि किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित हो रही हो, यानी हमारा कोई माध्यम है और उस माध्यम में कोई हमारा एक तरंग जो है संचरित हो रहा हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे, यानी अगर हम पृष्ठ को खींचते हैं जिसमें स्थित सभी कण समान कला में हो, यानी वो हमारा जो पृष्ठ है उसमें जो देखा जाए तो वो सब एक ही कला में उपस्थित हो, समान कला में उपस्थित हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आया बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? यदि किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित हो रहा हो और संचरण के पश्चात यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे, यानी उसका हम पृष्ठ खींचे जिसमें वो जितने कण होते हैं वो सभी कण अगर समान कला में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे पृष्ठ को हम जो है तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब बात यह आती है, इसी परिभाषा को अगर आप ना इतना लिखना चाहें तो एक लाइन में बता सकते हैं कि तरंग के आगे की ज्यामितीय आकृति, यानी तरंग के आगे की जो ज्यामितीय आकृति अगर बनती है, यानी एक ही जैसे आकृति बनती है, तो उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तरंग के आगे की ज्यामितीय आकृति, तरंग जो है हमारा, तरंग के आगे की जो ज्यामितीय आकृति है तो आकृति को ही तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आ गया? यानी एक जैसी आकृति अगर कई बनती है तो उसी को तरंगाग्र कहा जाता है। अब बात आती है ये तरंग जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं तरंगों के प्रकार। देखो भाई, अगर हम बात करें कि तरंगाग्र के प्रकार कितने हैं, तो तरंगाग्र को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी 3 प्रकार के तरंगाग्र बताए जाते हैं। तो सबसे पहला तरंगाग्र की अगर हम बात करें तो गोलीय तरंगाग्र। तो ये गोलीय तरंगाग्र क्या होता है भाई? यदि हमारा प्रकाशिक स्रोत जो है गोलाकार, यानी जो हमारा प्रकाशिक स्रोत जहां से हमें प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, तरंग उत्पन्न कर रहे हैं, अगर हमारा प्रकाशिक स्रोत गोलाकार होता है तो उससे निकलने वाले तरंगों की ज्यामितीय आकृति जो है गोलाकार होती है। भाई, जहां से हम तरंग को उत्पन्न कर रहे हैं उस प्रकाशिक स्रोत अगर हमारा गोलाकार है तो वहां से जो हम तरंगे उत्पन्न करेंगे तो उससे निकलने वाली तरंगों की ज्यामितीय आकृति भी गोलाकार होगी, तो इससे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रकाशिक स्रोत है और यहाँ से हम जो है प्रकाश को उत्पन्न कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ से जब प्रकाशिक स्रोत में हम उत्पन्न करेंगे तो अब यहाँ से जो हमारा तरंगाग्र उत्पन्न होगा वो हमारा जो है भाई गोलीयकार ही होगा। भाई, गोला अगर है तो गोलीयकार अगर हम गोला से उत्पन्न करेंगे तो इसका जो हमारा तरंगाग्र उत्पन्न होगा वो संपूर्ण जो है गोलीयकार तरंगाग्र होता है। तो वही कहा गया कि यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार होता है तो उससे निकलने वाले तरंगों की ज्यामितीय आकृति जो है गोलाकार होती है, तो इसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आ गया तरंगाग्र क्या होते हैं और पहला गोलीय तरंगाग्र क्या होते हैं। भाई, तरंगाग्र की अगर हम बात करें तो तरंग के आगे की जो ज्यामितीय आकृति होती है उसी को तरंगाग्र कहा जाता है। ये तो छोटी डिफिनेशन हो गई, आप इतना भी लिख के काम चला सकते हैं। और नहीं तो आप ऐसे बताइए कि यदि किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित हो रही हो, यानी अगर हम एक माध्यम में कोई तरंग जो है संचरित होती है, तो यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचते, भाई तरंग अगर हमारी जा रही है और उसको उसमें पृष्ठ खींचते हैं
तो जिसमें स्थित सभी कण जो हमारे होते हैं वो समान कला में होते हैं। कैसे होते हैं? समान कला में। जितने पृष्ठ खींचते हैं सभी पृष्ठ जो होते हैं समान कला में होते हैं, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आ गया? तरंगाग्र क्या है और ये गोलीय तरंगाग्र। अब हम दूसरे तरंगाग्र की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा तरंगाग्र है उसे हम बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। अब बेलनाकार तरंगाग्र की अगर हम बात करें तो यदि प्रकाशित स्रोत रेखीय हो, कैसा हो हमारा? रेखीय, यानी रेखाओं में हो, तो वही कहा गया यदि प्रकाशित स्रोत रेखीय हो तो इस स्रोत से निकलने वाली तरंगों की ज्यामितीय आकृति बेलनाकार होती है। भाई अब जाहिर सी बात, अगर प्रकाशित स्रोत हमारा रेखीय होगा तो इससे इस स्रोत से निकलने वाली जो प्रकाशित तरंगे होंगी उनकी आकृति जो होती है वो बेलनाकार होती है। इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। अब जैसे बेलनाकार तरंगाग्र में देखा जाए तो एक बेलन अगर बनाया जाए, जैसे मान लीजिए ये हमारा बेलन है, तो अगर बेलनाकार देखा जाए, अब यहाँ पर हमारा कोई प्रकाशित स्रोत है और अब यहाँ से जो तरंगे निकलेंगी तो जाहिर सी बात है ये बेलनाकार तरंगाग्र जो है यहाँ से निकलेगा। तो अब ठीक इसी तरीके से भाई पूरे बेलन में जो है बेलनाकार तरंगाग्र जो है इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो अगर देखा जाए तो इसे जो है बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? अगर बात हो रही बेलनाकार तरंगाग्र की तो आप कह सकते हैं यदि प्रकाशित स्रोत हमारा रेखीय हो, आप देख रहे हैं रेखीय है, और रेखीय है तो स्रोत से निकलने वाली जो तरंगों की ज्यामितीय आकृति होती है, तरंगों की ज्यामितीय आकृति जिस तरीके से तरंग बनते हैं तो उनकी जो ज्यामितीय आकृति होती है वो बेलनाकार होती है। भाई रेखीय होगा तो बेलनाकार होना स्वाभाविक है, तो इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आ गया बेलनाकार तरंगाग्र क्या है? अब अगला हम देख लेते हैं। देखो अगला तरंगाग्र की अगर हम बात करें तो हमारा है समतल तरंगाग्र। कौन सा? समतल तरंगाग्र। स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ साथ, जैसे हमारा जो स्रोत है जहां से तरंग उत्पन्न हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं दूरियां बढ़ती जाती है तो तरंगों की त्रिज्या बढ़ जाती है। यानी क्या होता है कि तरंगों की जो त्रिज्याएं होती हैं उनकी बढ़ जाती है या वक्रता त्रिज्या जो है घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में बनने वाले तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। अगर आप समतल तरंगाग्र को समझना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको तरंगाग्र जो है देखने को मिलता है, जिसे हम समतल तरंगाग्र जो है कहते हैं। समतल तरंगाग्र जो है कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो तरंग बन रहा है उसका अगला भी वैसे ही बन रहा है और उसका भी अगला बन रहा है। तो इस तरीके से स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ तरंगों की त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी तरंगों की त्रिज्याएं जो है बढ़ जाती है या वक्रता त्रिज्या घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में बनने वाले तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के तरंगाग्र हमने आपको बताया, एक गोलीय तरंगाग्र, दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र और तीसरा जो है समतल तरंगाग्र। भाई अगर गोलीय तरंगाग्र की बात करें तो यदि हमारा तरंग स्रोत गोलाकार होता है तो उससे जो तरंगे संचरित होती हैं तो उस प्रकार से जो तरंगाग्र बनते हैं उसे हम गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। अगर बात बेलनाकार तरंगाग्र की आती है, यदि हमारा तरंग स्रोत बेलनाकार या स्लिट जैसा होता है तो उससे जो तरंगे उत्पन्न होती है तो उससे उस प्रकार से तरंगाग्र को जो है हम बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। और अगर समतल तरंगाग्र की बात करें तो भाई स्रोतों से दूरी अधिक होने के साथ साथ इस प्रकार के जब तरंगों की त्रिज्याएं बढ़ जाती हो या वक्रता त्रिज्या घट जाती है तो ऐसी स्थिति में बनने वाले तरंगाग्र को जो है समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं तरंगाग्र क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये जो आपने देखा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत लिखिए। यानी हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का क्या सिद्धांत है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम कंप्लीट जान लेते हैं। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार, यानी इनका सिद्धांत क्या कहता है, देखिए इनके सिद्धांत में जो पहली बात बताया गया है ये जो है आपके तरंगाग्र की परिभाषा को व्यक्त करता है कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है, यानी मान लीजिए ये कोई हमारा माध्यम है और उसमें हम तरंग जो है उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। भाई तरंग जब आप उत्पन्न करोगे तो माध्यम के जितने भी कण होते हैं वो सब के सब जो है कंपन करने लगते हैं। तो और एक ही कला में कंपन
करने वाले कणों का बिंदुपथ तरंगांक कहलाता है। और जब एक ही कला में कंपन करते हैं तो उनके कणों का अगर हम पथ बनाया जाए, बताया जाए कि हाँ ऐसे कर रहे हैं, तो उन्हीं को उन सभी पथों को जो पथ पर अगर दिखाया जाए तो उसी को तरंगाग्र जो है कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए किसी तालाब में अगर हम कोई किसी ढेले को या किसी मिट्टी के कण को, पत्थर को गिराते हैं, पत्थर को मारते हैं, तो आपने देखा होगा कि समान कला में चारों ओर जो है एक समान कला में लहर जो है उत्पन्न होती है। तो वो सभी लहरें जो एक समान होती हैं, तो उसी लहर को ही तरंगार, सभी लहरों को जो है एक दूसरे लहरें जो निकल के चलती है, दूर हटती जाती हैं, उसी को तरंगाग कहा जाता है। समझ में आ गया ना? तो वही कहा गया कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है, यानी किसी भी माध्यम में तरंग उत्पन्न होती है, तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। भाई जब माध्यम के जितने भी कण होते हैं वो सब कंपन करने लगते हैं, और एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का, यानी एक ही कला में जो कंपन करने वाले कण होते हैं, अगर उनका बिंदु पथ बनाया जाए, यानी बिंदुओं को द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसी को तरंगाग्र कहा जाता है। समझ में आ गया? तरंगाग्र की परिभाषा अगर उधर न याद हुआ हो तो इसको आप समझ गए होंगे, यहाँ से आप बता दीजिएगा। ठीक। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा हाइगेंस ने कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, यानी जब तरंगाग्र जो बनते हैं तो उसका हर एक कण जो होता है नए स्रोत की भांति व्यवहार करता है। यानी भाई तरंगाग्र का जो हर एक स्थित कण होता है वो बिंदुपथ के लिए नए स्रोत का कार्य करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगे निकलती है। तरंगाग्र का हर एक बिंदुपथ जो होता है वो अगले के लिए जो है नए स्रोत का कार्य करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगे निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा बिंदुवत स्रोत है, अब यहाँ से जो है हम जो है स्रोत से तरंग जो है उत्पन्न करते हैं। अब यह तरंग जो है मान लीजिए इस तरीके से तरंग गोलीय है। अब इसको अगर देखा जाए तो इस तरीके से गोलीय जो है हम इसको बनाते हैं। भाई यहाँ स्रोत से ये तरंगिकाएं जो है गोलीय उत्पन्न होती है। अब ये गोलीय तरंगिकाएं जो होती है अगले तरंगाग्र के लिए ये बिंदु स्रोत का कार्य करते हैं। यानी ये जो अगला जो हमारा इसका तरंगाग्र बनता है, भाई ये A डैश B डैश C डैश जो बनेगा अगले के लिए जो है ये बिंदु स्रोत का कार्य करता है। इस तरीके से ये अगले के लिए जो है ये जो है बिंदु स्रोत का कार्य करता है। बात समझ में आई कि नहीं? हमने क्या कहा कि तरंगाग्र, भाई देखो अगर इस डायग्राम से देखते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। भाई यहाँ से जब हम प्रकाश स्रोत से कोई कण उत्पन्न करते हैं, यानी माध्यम कोई तरंग उत्पन्न करते हैं, तो माध्यम के सभी कण जो है कंपन करने लगते हैं। और एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है, और इसको अगर बिंदुओं द्वारा दिखाया जाता है तो उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। ये तो पहली बात हुई। अब तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करता है। भाई ये तरंगाग्र मान लीजिए ये हमारा एक तरंगाग्र बना, ABC पे तरंगाग्र बना। अब ये अगले के लिए जो है नए स्रोत का कार्य करता है, यानी अगले के लिए ये यहाँ नए स्रोत का व्यवहार करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगे निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। भाई ये जो है एक तरंगाग्र बना तो यह तरंगाग्र अगले तरंगाग्र के लिए बिंदुवत स्रोत का कार्य करता है। यानी अब समझ लो अगले के लिए ये यहाँ से स्रोत हो। समझ में आ गई? ये अगले के लिए ये जो पहली तरंगाग्र बनता है तो अगले तरंग के लिए ये स्रोत का काम करता है। तो इसीलिए इसे जो है द्वितीयक तरंगिकाएं, भाई अगले के लिए स्रोत का कार्य करेगा तो द्वितीयक तरंगिकाएं नहीं शुरू हुई। तो प्रथम तरंगिका यहाँ से स्टार्ट हो, द्वितीयक तरंगिका यहाँ, और अगले से जो चलेगा तो अगले के लिए स्रोत का कार्य करेगा। तो इस तरीके से वही कहा गया कि तरंग पर स्थित प्रत्येक कण नए स्रोत की भांति, हर एक कण जो होता है नए स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगे निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं या द्वितीयक तरंगे कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद अगला है, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगों का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंग की नई स्थिति व्यक्त करता है। भाई ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं, अगर इन द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण यानी इसको अगर हम खींचते हैं
और खींच के उन्हें स्पर्श करते हुए रेखाएं खींचते हैं। खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगार की नई स्थिति को व्यक्त करता है। भाई उस समय जब आप खींचोगे तो वो नए एक मान लीजिए कोई हम नया पृष्ठ खींचे तो खींच करके बताए एक तरंगार को, तो अगले तरंगार के लिए वो नई स्थिति को व्यक्त करता है। आगे कह रहे हैं अर्थात एक नया तरंगार बनता है। भाई इसको आपने यहां से इसको खींचा तो नई तरंगे बनी, अब एक तरंगार बना, अब अगले के लिए बिंदु स्रोत का कार्य किया तो ये द्वितीय तरंगिका यहां से निकली, तो अगला जब बनाओगे तो ये भी जो है एक नया तरंगार जो है यहाँ उत्पन्न होता है। समझ में आया? तो यही बताया गया है इसी क्षण सभी द्वितीय तरंगों का आवरण यानी जो द्वितीय तरंगिकाएं होती हैं इनका जो आवरण होता है अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगार की नई स्थिति को व्यक्त करता है अर्थात एक नया तरंगार बनाता है। तो ये है इस तरीके से ये गोलीय तरंगांग है और ये हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत है जिनमें 3 बातें बताई गई हैं। तीनों बातें आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात हमने यही कहा कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के कण जो होते हैं कंपन करने लगते हैं। तरंग उत्पन्न करोगे तो हलचल उत्पन्न होगा तो माध्यम के कण जो है तरंग कंपन करने ही लगेंगे और एक ही कला में कंपन जब करते हैं तो एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का अगर बिंदुपद बनाते हैं तो उसी को हम तरंगार कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, तरंगार पर स्थित प्रत्येक कण जो तरंगार बन रहा है इसमें जो भी कण होते हैं प्रत्येक कण नए स्रोत की भांति जो है व्यवहार करते हैं। यानी हर एक कण जो होता है भाई तरंग उत्पन्न हुआ, एक कण बना, अब तरंगार बना, अब उस तरंगार का जो अगला कण उत्पन्न होगा पहले ये वाला कण अगले के लिए नए स्रोत की भांति व्यवहार करता है जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगें निकलती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। समझ में आए? भाई दूसरे के लिए ये जो है बिंदु स्रोत का कार्य करने लगेगा। जो पहला तरंगार बनता है दूसरे तरंगार के लिए ये बिंदु स्रोत का कार्य करने लगता है और जब दूसरा बनेगा तो दूसरा तीसरे के लिए बिंदु स्रोत का कार्य करने लगेगा। तो इस तरीके से नई नई गोलीय तरंगिकाएं जो उत्पन्न होते हैं तो इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। भाई एक जो है दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करे तो उसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और तीसरी बात, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण यानी अगर हम किसी क्षण जो है द्वितीयक तरंगिकाओं का अगर हम आवरण बनाते हैं तो उन्हें स्पर्श करते हुए रेखा खींचा जाता है जो तो पृष्ठ उस क्षण तरंगार की नई स्थिति को व्यक्त करता है। वो तरंगार की नई स्थिति को बताता है अर्थात एक नया तरंगार बनता है। समझ में आ गया होगा? तो ये तो थे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत क्या है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो भाई अगला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है वो है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है यानी काफी बार पूछा गया है। ये परावर्तन की व्याख्या है। इसी तरीके से अपवर्तन की भी व्याख्या पूछा जाता है। तो परावर्तन की व्याख्या में भाई परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण आती है और समतल से टकरा करके जो है पुनः उसी माध्यम में यानी एक ही और जो है पुनः जो है परावर्तित हो जाती है। तो ये जो है प्रकाश का परावर्तन है। और अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जो अविलंब से जो है हट जाती है यानी अविलंब से मुड़ जाती है तो वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। तो चलिए हम परावर्तन की व्याख्या को समझ लेते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा गया है ये। भाई ये जो हमने लिखा है अगर आप इस डायग्राम को समझ जाते हैं तो आराम से लिख ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम डायग्राम की सहायता से आपको बताते हैं। हमने लिखा है कि माना एक परावर्तक पृष्ठ z डैश है। आप देख रहे हैं एक z यहाँ लिखा है, एक z डैश यहाँ लिखा है। तो यह जो है एक परावर्तक पृष्ठ है। आप देख रहे हैं z डैश और ये जो है एक ये परावर्तक पृष्ठ है। आगे कहा गया जिस पर एक समतल तरंगांग AB तिरछा आपतित होता है और इस समतल पृष्ठ पर जो है ये A और B ये आप देख रहे हैं ये AB जो है एक तरंगांग जो है तिरछे के रूप में यानी तिरछा जो है इस पर आपतित होता है। समझ में आई? पहली बात समझ में आई कि ये एक हमारा परावर्तक पृष्ठ है जो हमारा z डैश है और इस पर एक तरंगांग जो AB है वो इस समतल पृष्ठ पर जो है तिरछा जो है आपतित होता है। कितना हो जाएगा? फिर माना t बराबर 0 यानी t0 समय में यह बिंदु A पर पहुंचता है। आप देख रहे हैं जब t यहाँ A बिंदु पर अगर इसको देखा जाए AB तो इस समय इसका टाइमिंग जो है 0 है
यानी टी बराबर 0 समय पर ये बिंदु ए पर जो है यहाँ बिंदु ये ऐसा भाई ऐसा तिरछा आ रहा है, तो आते आते यहाँ पर आकर के ये पहुंचता है जब टी बराबर 0 होता है। आगे कहा गया तथा टी समय बाद, अब अगर कोई समय ले लिया जाए 1 सेकंड 2 सेकंड कुल मिलाकर टी समय बाद अगर देखा जाए तो यह ए डैश पर पहुंचता है, यानी यहां से चल करके ये टी समय बाद अगर देखा जाए तो ये जो है ए डैश पर पहुंच जाता है। तो वही लिखा ए डैश पर पहुंचता है जब ये तरंगे ए डैश पर आपतित होती है, यानी ए और ए डैश यानी एक यहाँ ए पर और दूसरा ए डैश पर आपतित होती है, यानी आती है भाई आपतित हो रही इस तरीके से आपतित होती है। तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार उन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगे, यानी अब इसी पर हाइगेंस का सिद्धांत काम करता है कि जैसे ही आपतित होती है तो वहां से जो है द्वितीयक तरंगे जो है बी चाल से जो है आगे बढ़ती है। भाई यहाँ पर आपतित होगी तो हाइगेंस का सिद्धांत कहता है यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो वही कह रहे बी चाल से आगे बढ़ती है और जब तरंगे बी बिंदु ए डैश पर पहुंचती है, यानी ये जो बी बिंदु होता है ए डैश पर पहुंचता है, तो तरंगे ए बिंदु बी डैश पर पहुंच जाती है। यानी जब ये बी बिंदु ए डैश पर पहुंचता है तो उतने समय में जो ये बिंदु ए होता है ये बी डैश पर पहुंच जाता है। बस इतना आपको बताना है, यही हमने लिखा है और कुछ अलग से नहीं लिखा है। समझ में आ गई बात? अब चलिए इस पर हम बात करते हैं। अब आप बताएंगे यदि तरंगों की चाल v तथा समय t हो तो भाई जो हमारा तरंग है ये तरंग की चाल जो है v है और समय t है। आप जानते हैं दूरी बराबर जो होता है चाल गुणे समय होता है। क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो अगर हम दूरी बराबर देखेंगे तो चाल गुणे समय होगा। अब अगर दूरी देखा जाए तो a और b डैश ये दूरी है a b डैश, या इसी को आप कह सकते हैं a डैश b। भाई अगर दूरी अगर देखते हैं तो a b डैश ये दूरी मान लीजिए और चाहे a डैश b मान लीजिए, दोनों दूरियां लगभग बराबर होगी और ये जो बराबर हो भाई v गुणे t यानी चाल और समय दोनों के बराबर होता है। तो अब हम त्रिभुज जो है ए बी ए डैश की, पहले त्रिभुज ये जो हमारा है यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ए बी ए डैश की बात कर लेते हैं। ए बी ए डैश में भाई ये कोण हमारा जो होगा वो आई होगा और ये कोण जो होगा वो आर होगा। भाई ये कोण हमारा आई होगा, ये कोण आर होगा। तो हम लिख सकते हैं साइन आई बराबर, भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो आप अगर इस पर देखेंगे तो लंब हमारा ए डैश बी हो जाएगा, तो ए डैश बी अपान अब कर्ण अगर देखेंगे ए डैश हो जाएगा। आप देख रहे हैं कर्ण हमारा ये ए डैश हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 होगा। इसी तरीके से अगर हम त्रिभुज ए बी डैश ए की बात करें, ए बी डैश ए की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा साइन आर होगा, भाई साइन आर की अगर हम बात करें तो हमारा ए बी डैश जो होगा अपान ए डैश होगा। भाई ये हमारा ए बी, ये जो हमारा ए बी है ए बी डैश होगा और फिर ए डैश हो जाएगा। ये समीकरण 2 हमारा हो जाएगा। एक चीज आप जानते हैं ए डैश बी बराबर जो लिखा गया है ए बी डैश, भाई ए डैश बी की अगर आप बात करेंगे तो ए बी डैश दोनों बराबर है। भाई हमारा ए डैश बी और ए बी डैश अगर दोनों बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं कि साइन आर बराबर, फिर तो आप साइन आर बराबर इसी को लिख सकते हैं कि ए डैश बी बटा ए डैश लिख सकते हैं और उसके बाद फिर आप लिख सकते हैं साइन आई व साइन आर दोनों बराबर है। आप देख रहे हैं कि भाई दोनों बराबर हैं, तो इससे आप लिख सकते हैं साइन आई बराबर साइन आर, या आप ऐसा बता सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, या कोण आई कौन है? आपतन कोण है। ये जो है आपतन कोण होता है और जो कोण आर है ये परावर्तन कोण है। ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। तो यही जो है हमारा जो है समीकरण जो है सिद्ध होता है। समझ में आया कि नहीं? आप देख रहे हैं इसको, आप देखिए हमने कहा कि यदि तरंगों की चाल b तथा समय t हो तो अगर ऐसी स्थिति में देखते हैं तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक, अब AB बराबर AB डैश बराबर A डैश B, भाई जितना AB हमारा है
ए बी डैश, अगर हम इसकी बात करें ए बी डैश की, तो उतना ए डैश भी हमारा है और बराबर बी टी, यानी बी टी बी और टी चाल से चल रहा है, यानी बी हमारा चाल है और टी जो है समय है। अब आगे देखा जाए त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश की अगर हम बात करें तो साइन आई बराबर होगा ए डैश बी, भाई ये हमारा ए डैश बी हो जाएगा और बटे में ए डैश हो जाएगा। ये अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, तो ए बी डैश ए डैश में अगर देखा जाए तो साइन आर बराबर ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश हो जाएगा। और एक चीज जानते हैं कि जितना हमारा ए बी डैश है उतना ए डैश भी है, तो ये दोनों जब बराबर होगा तो साइन आर बराबर भाई हम इसके ए बी डैश की जगह पे ए डैश भी रख सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो समीकरण 2 और समीकरण 1, भाई साइन आई की वैल्यू जितना है उतने हमारा साइन आर की वैल्यू है, तो जब दोनों की वैल्यू बराबर है तो साइन आई बराबर साइन आर या कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, ये है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या इस तरीके से किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, जो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की जो व्याख्या है, इसकी व्याख्या का लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा गया है, ये है कि व्यतिकरण होता क्या है। पहले तो ये पूछा जाता है व्यतिकरण किसे कहते हैं, उसके बाद फिर पूछा जाता है ये कितने प्रकार का होता है और फिर इसके आवश्यक शर्तें क्या है। चलिए इन सब को हम बारी बारी जान लेते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो देखिए व्यतिकरण होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। देखो इसमें कहा गया कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति, मान लीजिए जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हैं, यानी एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती है, यानी एक दूसरे पर जो है अध्यारोपित होती है, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ से एक तरंग जो है इस तरीके से चल रही है और इस तरीके से आगे बढ़ती है, समय के सापेक्ष आगे की ओर बढ़ती है। इसी तरीके से अगर दूसरी तरंग की बात किया जाए तो ये भी जो है इस तरीके से आगे की ओर बढ़ती है और एक दूसरे पर जो है अध्यारोपित होती है, यानी एक दूसरे से मिलती हुई आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से जो बनता है उसे हम व्यतिकरण कहते हैं। तो वही कहा गया कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे, यानी इनकी दोनों तरंगों की आवृत्ति जो होती है समान होती है और एक ही दिशा में संचरित होते हैं, एक ही दिशा में जो है संचरित होते हुए अध्यारोपित होती है, मतलब एक दूसरे से मिलती है, अध्यारोपित होती है, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि व्यतिकरण क्या है। अब हम देख लेते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो एक चीज जाने रहिएगा, ये व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें संपोषी व्यतिकरण की, तो संपोषी व्यतिकरण की घटना कुछ इस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए यहाँ से जो है एक तरंग जो है स्टार्ट होती है और ऊपर सुरंग बनते हैं और नीचे जो है गर्त बनता है, फिर ये सुरंग बनते हैं और फिर जो है ये गर्त बनता है। इसी से समान आवृत्ति की मान लीजिए दूसरी तरंगें भी चलती हैं, तो ये सुरंग से और फिर जो है गर्त से समान आवृत्ति की एक ही दिशा में इस तरीके से चल रही है और इस तरीके से आगे बढ़ती है। अगर और इसमें देखना चाहें तो अगली तरंग जो है इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए हमने तीन तरंगों के यहाँ बनाए हैं, तो हमने कहा यानी जब दो या दो से अधिक एक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है कि सुरंग से तथा गर्त से मिलते हैं। आप देख रहे हैं ये ऊपर का जो पोजीशन होता है ये सुरंग होता है और नीचे का जो ये होता है इसे हम गर्त कहते हैं। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं जितनी तरंगें यहाँ से चल रही हैं सुरंग के साथ है और गर्त के साथ है। तो कहने का मतलब जो सुरंग से और गर्त से मिले यानी आपस में मिलती है, भाई सुरंग से मिल रही है और गर्त के साथ चल रही है, तो इसे संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? जब दो या दो से अधिक एक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि सुरंग से तथा गर्त से आपस में मिलते हैं
तो इसे समपोषी व्युत्करण कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि समपोषी व्युत्करण क्या होते हैं। चलिए अब हम विनाशी व्युत्करण को भी देख लेते हैं। भाई अगला जो हमारा है विनाशी व्युत्करण। देखिए विनाशी व्युत्करण में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये समान आवृत्ति की जो है दो तरंगे जो है आपस में व्युत्करण करती हैं। जैसे एक पहला तरंग ये हमारा हो गया इस तरीके से, और इसी तरीके से दूसरी तरंग जो होती है इस तरीके से व्युत्करण करती हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि पहली तरंग जो संग है, दूसरी तरंग की जो गर्त है, ये आपस में जो है मिलते हैं, यानी ये हमारा संग है, संग और नीचे का जो है गर्त है। तो पहली तरंग का संग और दूसरी तरंग के गर्त जब आपस में मिलते हैं तो यह घटना जो होती है वो विनाशी व्युत्करण कहलाती है। आप देख रहे हैं भाई ये दोनों तरंगे जो है आपस में संग और गर्त यानी एक साथ जो है आपस में यहाँ मिल रहे हैं। तो इस तरीके से संग और गर्त आपस में जब मिलते हैं तो यह जो है विनाशी व्युत्करण बनाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्युत्करण की घटना इस प्रकार होती है, जो समान आवृत्ति की तरंगे होती है इनमें व्युत्करण की घटना इस प्रकार की होती है कि संग गर्त से मिले तो इसे हम विनाशी व्युत्करण कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि विनाशी व्युत्करण क्या होता है कि भाई जब दो समान आवृत्ति के तरंगों में व्युत्करण की घटना इस प्रकार होती है कि संग और गर्त आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार के व्युत्करण को जो है विनाशी व्युत्करण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इस व्युत्करण में आपसे पूछा जाता है कि व्युत्करण की आवश्यक शर्तें क्या हैं। चलिए इनको भी जान लेते हैं। हम बात करें कि जो व्युत्करण की घटना होती है इसके आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली अगर हम आवश्यक शर्तों की बात करें तो प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। यानी प्रकाश स्रोत जो हमारा होता है वो कला संबंध होना चाहिए, यानी उसमें कलाएं जो है उत्पन्न होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। और दूसरा जो है दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। ये जो दोनों तरंगे उत्पन्न हो रही हैं इनकी जो आवृत्तियां हैं या जो तरंगदैर्घ्य होते हैं ये बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की आवृत्ति ज्यादा हो और एक की तरंगदैर्घ्य अधिक हो, तो ऐसा फिर जो है तो व्युत्करण की घटना जो है नहीं होगी। व्युत्करण की घटना तब होती है जब दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात यह है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए, यानी इनका जो आयाम होता है वो भी लगभग बराबर होना चाहिए। अगली बात यह है कि दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, यानी जो तरंगे उत्पन्न हो रही हो उनकी जो स्रोत है उनके बीच की दूरी जो है बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्रोत यहाँ हो दूसरा जो है अलग हो, तो नहीं होगा। यानी दोनों स्रोतों के बीच की दूरी जो है बहुत कम होनी चाहिए। और अगली जो शर्त है वो है दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, यानी जो प्रकाश स्रोत है जहां से तरंग उत्पन्न किया जा रहा है वो स्रोत हमारा संकीर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा होगा तभी ये तरंगे जो है आपको जो है व्युत्करण की घटना दिखाई नहीं देगी, यानी जब संकीर्ण होगा तभी जो है व्युत्करण की घटना आपको दिखाई देती है। तो वही कह रहे हैं कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए और दोनों स्रोतों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, और दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर ही होने चाहिए आयाम, और दोनों तरंगों की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, और प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। तो ये है इनके कुछ आवश्यक शर्तें। व्युत्करण की आवश्यक शर्तें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में खूब पूछे गए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो खूब पूछा जाता है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम प्रकाश का विवर्तन जान लेते हैं, फिर इसी में आपसे पूछा जाता है ये जो प्रकाश का विवर्तन होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो इसके प्रकार को भी हम जानेंगे, और फिर प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें कौन है, तो आवश्यक शर्तों को भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश का विवर्तन होता क्या है। देखो विवर्तन अगर देखा जाए कि ये हमारा कोई टार्च है, यहाँ से हम जो है प्रकाश से उत्पन्न कर रहे हैं, और सामने एक पतली झिर्री हो, यानी सामने जो है एक पतली सी झिर्री हो, तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश हमारा जो है स्रोत से जाता है और सामने स्लिट पर पड़ता है, पतली झिर्री पर पड़ता है, तो प्रकाश की किरण जो होती है ये कुछ न कुछ जो है झिर्री से मुड़ जाती है। यानी प्रकाश की किरणें आप देखेंगे कि झिर्री के बाद जो है सीधे ना होकर के
कुछ बगल बगल भी मुड़ जाती हैं। तो प्रकाश का इस प्रकार किनारों पर जो है हल्का सा मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। समझ में आया नहीं? इसको इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं, यानी पतली झिर्री पर पड़ती हैं, तो उस स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से प्रकाश मुड़ जाते हैं। यानी उस स्लिट पर किनारे की ओर प्रकाश जो होते हैं वो आंशिक रूप से मुड़ जाते हैं। तो इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आप कह सकते हैं कि जब किसी पतली झिर्री पर या स्लिट पर जो है प्रकाश की किरण पड़ती है तो उस पर गिरने के पश्चात वह जो है किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाते हैं। तो प्रकाश का किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का विवर्तन होता क्या है। अब हम इनके प्रकार को देख लेते हैं। देखो, अगर हम विवर्तन के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के विवर्तन देखने को मिलते हैं। एक है फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा है फ्राउनहोफर विवर्तन जो है होते हैं। तो ये फ्रेनेल विवर्तन क्या होते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। भाई, जब प्रकाश स्रोत एक तथा पर्दे के बीच की दूरी सीमित होती है, यानी जो हमारा प्रकाशिक स्रोत है जहां से प्रकाश उत्पन्न किया जा रहा है और जो हमारा पर्दा होता है, इन पर्दों की बीच की दूरी अगर सीमित कर दिया जाए तो इस स्थिति में विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। समझ में आ गया? फ्रेनेल यानी पर्दा और प्रकाश स्रोत की बीच की दूरी जब सीमित हो जाए तो इस प्रकार के विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहा जाता है। और दूसरा जो प्रकार है वो फ्राउनहोफर विवर्तन है। तो फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे की बीच की दूरी असीमित अथवा अनंत होती है, यानी पर्दे और जो स्रोत प्रकाशिक स्रोत होता है दोनों की बीच की दूरियां जो है अगर अनंत या असीमित होती है तो इस स्थिति में प्राप्त विवर्तन को फ्राउनहोफर विवर्तन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि ये विवर्तन दो प्रकार के कौन कौन से हैं, एक फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन में आपने देखा कि पर्दा और प्रकाशिक स्रोत की बीच की दूरी सीमित होती है, और जबकि फ्राउनहोफर विवर्तन में अगर देखा जाए पर्दे और प्रकाशिक स्रोत की बीच की दूरी असीमित होती है, यानी अनंत होती है। दोनों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इनकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं, शर्तों को भी जान लेते हैं। अब अगर बात किया जाए इनकी आवश्यक शर्तों की, तो शर्त जो है प्रकाश के विवर्तन के लिए, यानी जो प्रकाश का विवर्तन होता है इसका जो अवरोध अथवा छिद्र का आकार होता है, यानी जो आप अवरोध दे रहे हो या बीच की पतली झिल्ली दे रहे हो, छिद्र का आकार जो होता है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। यानी इतना छिद्र होना चाहिए कि वो उसकी तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अब पता चले कि तुम्हारा जो छिद्र है वो उसकी तरंगदैर्घ्य की कोटि का है ही नहीं, तो उसमें से ना तो प्रकाश जाएगा और ना ही विवर्तन की घटना होगी। तो ये आवश्यक शर्त है विवर्तन के लिए कि प्रकाश का विवर्तन के लिए अवरोध अथवा छिद्र का आकार जो होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का होना चाहिए। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मोस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है वो है प्रकाश का विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर बताओ, या व्यतिकरण या विवर्तन में अंतर बताओ, चाहे जैसे पूछा जाए, दोनों में अंतर आपसे पूछे जाते हैं। तो अंतर बताने के लिए आप इस तरीके से अलग अलग करके बता सकते हैं। तो एक साइड में विवर्तन कर लीजिए, दूसरे साइड में व्यतिकरण कर लीजिए। तो देखिए इसमें पहला अंतर जो आपको देखने को मिलेगा कि विवर्तन में एक ही कला संबंध स्रोत होता है, यानी जो विवर्तन की घटना होती है इसमें एक ही कला संबंध स्रोत होता है, यानी जो स्रोत हमारा होता है एक ही कला संबंध स्रोत होता है। जबकि व्यतिकरण में देखा जाए तो व्यतिकरण में दो कला संबंध स्रोत होते हैं, यानी इसमें दो अलग अलग कला संबंध स्रोत होते हैं। और अगला अगर देखा जाए तो इनमें फ्रिंज की चौड़ाई असमान होती है, यानी जो हमारा विवर्तन होता है इसमें जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है इसका कोई मतलब नहीं है, ये असमान होती है, समान होने का कोई मतलब होता ही नहीं है। और इसमें जो व्यतिकरण होता है तो व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होती है, यानी इनकी जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो बिल्कुल एकदम समान जो है होती है। और अगला अगर देखा जाए तो इनमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर घटती है, यानी विवर्तन की घटना में जो दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता होती है वो दोनों केंद्रीय यानी केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर घटती है, ऐसा नहीं दोनों ओर बराबर में घटती है। और अगर व्यतिकरण में देखा जाए तो इनमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, यानी इनमें जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता होती है इनमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं जो होती हैं वो समान होती है। और अगर अगले अंतर की बात करें तो प्रकाश तरंगों के
किनारों पर मुड़ने के कारण विवर्तन की घटना होती है। भाई विवर्तन की घटना कब होती है? जब प्रकाश तरंग होते हैं किनारों की ओर मुड़ जाते हैं तो इनके मुड़ने की घटना को ही विवर्तन कहा जाता है। लेकिन अगर व्यतिकरण की बात किया जाए तो दो तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होती है, यानी इसमें दो तरंगे जो हैं एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है जिसके कारण जो है व्यतिकरण की घटना होती है। समझ में आई बात कि नहीं? फिर से देख लेते हैं। जो व्यतिकरण की घटना होती है दो तरंगों के आपस में अध्यारोपण के कारण घटना होती है। लेकिन अगर विवर्तन की बात किया जाए तो प्रकाश तरंगों के किनारों पर मुड़ने के कारण जो है विवर्तन की घटना होती है। एक तो यह हो गया। दूसरा अगर देखा जाए इनमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर घटती है, यानी जो दीप्त फ्रिंज की तीव्रताएं होती हैं वो केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर जो है घटती हैं, यानी दोनों ओर जो है घटती हैं, एक समान रूप से घटती हैं। और इनमें अगर देखा जाए व्यतिकरण में तो इनमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, यानी घटती नहीं है, लगभग समान होती है। और अगला है इनमें फ्रिंज की चौड़ाई असमान होती है जबकि व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होती है, यानी फ्रिंज की चौड़ाई एकदम समान होती है जबकि इसमें असमान होती है। और अगर देखा जाए तो विवर्तन एक ही कला संबंध स्रोत होता है, विवर्तन की घटना जो होती है एक ही कला संबंध स्रोत होता है जबकि व्यतिकरण में दो कला संबंध स्रोत होता है। समझ में आ गया होगा। तो ये व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछे गए हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण होता क्या है। तो इसमें यह बताया गया कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश किरणों में, यानी जो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो हमारी प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश की किरणों विद्युत सदिशों के कंपनों को निश्चित दिशा, यानी जो विद्युत सदिश होते हैं, जो हमारा विद्युत सदिश होता है इसके कंपनों को निश्चित दिशा या तल में सीमित कर दिया जाए, यानी निश्चित दिशा या तल में जो है सीमित कर दिया जाता है तो उसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। यानी वो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश किरण में विद्युत सदिशों के कंपनों को निश्चित दिशा या तल में सीमित कर दिया जाता है तो उसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई इसी में आपका बनता है अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है वो है माइलस का नियम। तो चलिए माइलस का नियम क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। इसमें कहा गया कि इस नियम के अनुसार जब आध्रुवित प्रकाश, यानी जो हमारा आध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवक तथा विश्लेषक पारगमित होता है, यानी जो ध्रुवक होता है और जो विश्लेषक होता है दोनों पारगमित होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो वहां से जो प्रकाश की तीव्रता निकलती है वो ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के बीच बने कोण की ज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी उनके बीच में जो कोण बनता है ज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? इसको इस प्रकार लिखा जाता है कि I समानुपाती cos स्क्वायर थीटा। भाई इसको आप लिख सकते हैं I समानुपाती cos स्क्वायर थीटा। अगर आप समानुपाती हटाओगे बराबर लाओगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे I0 और यह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो सीधी सी बात है, क्या कहा गया इस नियम के अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषक, यानी जब ध्रुवक और विश्लेषक पारगमित होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो उस समय जो निर्गत होती है उसकी जो प्रकाश की तीव्रता होती है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के बीच बने कोण की ज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी जो हमारा I होता है तीव्रता होती है प्रकाश की वो होता है cos स्क्वायर थीटा। इसको हटाओगे बराबर लाओगे तो यहाँ I0 लिखेंगे और cos स्क्वायर थीटा होता है। तो ये है माइलस का नियम कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अब इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिसका लिंक हम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है पहला आपका आप देख लीजिएगा क्वेश्चन जिसका लिंक मिल जाएगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये आपका काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी लिंक मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो है फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो ये क्वेश्चन जो है इस लेसन से ये भी काफी ज्यादा पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूरे पूछे जाते हैं। इसका लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से इस लेसन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनने वाले थे सब पर हमने चर्चा किया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।